Hello, Varun. Hello. Oh, yes. I mean, people are doing the drill more better than me on Coffee Time with Yeah, Neha. Cheers, cheers. cheers. सबसे पहले तो Thank भाई you. सेक्टर 6 वाले हम लोग ये कहाँ आ गए हैं? Where are we? Where have we come? I can't believe it. As in, for those who are watching this live and जिनको लग रहा है कि हम ऐसे छोटे से सेक्टर पे इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि we had no idea that we have this connection. Yes. And generally, तो स्टोरी ये है कि मेरा बचपन एक पर्टिकुलर 1-2 सालों के लिए ऐसी जगह पे था जहाँ रिया का घर है. So it's crazy. It's crazy. So let's actually talk about the steel city that I Oh am from. yes. You can't say just Bokaro, huh? For anyone who is watching, सिर्फ बोकारो बोल के नहीं निकल सकते. You have to say Bokaro Steel City. It's like तुम अकबर नहीं बोलते, अकबर the Great, अशोका the Great, Vlad the Impaler. You know, ऐसा ऐसा नहीं कि बस निकल गए तुम बोल के. Bokaro Steel City. There should be no doubt. Varun बताएंगे what is the speciality of this steel city, because it's the only city in India that's actually called that, you know. So steel Yeah. city associated उस नाम को लेके. बट आपके भी कुछ साल वहां पे बीते हैं और मैं इतनी इतनी खुश हुई है सुन के. मतलब अपने घर का कोई बंदा मिला, मतलब इतने साल के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे. तो बताइए सेम बता. सेम. लाइक हमारी फैमिली ऐसे डिफाइन होती थी कि दादाजी का ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो रहा है. ओके, सो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो पहले जमशेदपुर में थे. घाटशिला करके एक जगह है, पता नहीं शायद आपको बताओ. घाटशिला में थे, जमशेदपुर में थे. और फिर मैं अपने रिलेटिव के पास बोकारो चला गया. ठीक है. बोकारो सेक्टर 6 में मैं रहता था. और बोकारो के हर सेक्टर में, आपको तो बताइए, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, एक so Bokaro is dominated by a company called SAIL, which is Steel Authority of India Limited, which is a government PSU that owns steel plants. Okay, so उनके स्कूल्स होते हैं, बहुत ही लाइक नॉर्मल स्कूल, बोकारो इस्पात विद्यालय करके. तो मैं सेक्टर 6 के बोकारो इस्पात विद्यालय में पढ़ता था. माय बिगेस्ट मेमोरी ऑफ सेक्टर 6 बोकारो इस्पात विद्यालय एंड बोकारो इज दैट मुझे जिंदगी में पहला जो प्राइज मिला है ना, एक होता है ना आपको एक वो अवार्ड हमेशा याद रहता है, वो उस स्कूल में मिला था मुझे. और मुझे उसका सर्टिफिकेट रिसेंटली मिला. इट सेड कुमार वरुण वन फर्स्ट प्राइज इन स्टोरी टेलिंग कंपटीशन. और मैंने वहां पे ऐसा कुछ एलकेजी यूकेजी में था, और मैंने स्टेज पे जाके स्नो वाइट की स्टोरी सुनाई थी. अच्छा. और वो मेरी जिंदगी का पहला प्राइज, पहला वैलिडेशन फ्रॉम ऑडियंस एंड अदर्स वाज फ्रॉम बोकारो. मुझे अभी भी याद है, सेम स्कूल बोकारो में एक पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन था, तो मेरे घर वालों ने ऐसे बिठा कर रटवाया था एक गाना. और दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे एकदम बॉम्ब हुआ था. स्टेज पे गया और एकदम फ्रीज हो गया, एकदम बस ऐसे खड़ा होके खड़ा रहा. और सब पीछे पीछे बोल रहे हैं, कम ऑन, हे से. और मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा गाना मैं एक हफ्ते से रट रहा हूँ. मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है. एंड एवरीवन इज लाइक, प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. और इन 5 मिनट करके मैं वापस आ गया. और फिर जैसे ही तुम स्टेज छोड़ते हो, तुमको याद आ जाता है ना, मैं स्टेज पे उतरा, ऐसे उतरा और दिमाग में आया, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा. मैंने कहा, भैंस की आंख, 5 मिनट पहले तो याद नहीं आ सकता मैंने. भाई यही होता है ना भाई, हम लोगों के पेरेंट्स इतना प्रेशर डालते हैं कि भाई एक्सेल एक्सेल. और बोकारो के बच्चे तो बहुत स्टूडियस होते हैं. देखो कहाँ कहाँ निकल गए आप बॉम्बे में, और भी बहुत सारे लोग हैं दे डूइंग वंडर्स. हाँ सो हाँ, बोकारो में लोग बहुत पढ़ते हैं. डीएवी बोकारो, डीपीएस बोकारो, चिन्मया बोकारो, और आपकी तरह जेवियर्स बोकारो, सब बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं बोकारो. बहुत कंपटीशन होता था भाई हमारे स्कूल में. डीपीएस का नाम नहीं ले सकते, जेवियर जेवियराइट है के ना, समझ. है ना, है ना. ऐसा सुना है मैंने. मेरे कुछ दोस्त थे डीपीएस बोकारो से, जो बोलते थे, अरे मतलब वो उनका अलग ही स्वैग रहता था. उनका अलग ही मॉडल मॉडल कॉलेज और राजपूत कॉलेज वो चल रहे तो हैं. अच्छा, अब you know everything that I mean whatever little or more that I'm exposed to your brand of comedy, I know that एक बहुत ज्यादा बड़ा emphasis और बहुत ही ज्यादा बड़ा impact रहा है आपके दादाजी का आपके ओ. decisions में, right? हाँ चाहे स्कूल लाइफ हो या हाँ अदरवाइज हो. तो भाई हाँ. दादाजी ने जिस जिस चीज के लिए कोक्स किया आपने वो सब कुछ करा. तो भाई करेक्ट. इंजीनियरिंग छोड़ के जब आप इस लाइन में आए, तो हाँ. कभी सोचा था कि यू विल लीव दैट? एंड व्हाट इज इट विद इंजीनियरिंग भाई, कि सभी इंजीनियर्स वो छोड़ के इतनी मेहनत करते हैं पढ़ाई को लेके, उसके बाद फिर आके कॉमेडी करने लगते हैं. मतलब क्या कुछ खराबी है इंजीनियरिंग में, या देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंजीनियर्स? व्हाट इज हैपनिंग? नहीं नहीं, तो इंडिया में, जो मैं कई बार स्टेज पे ही बोलता हूँ, और अब तो खैर बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया में कोई भी इंसान पहले इंजीनियरिंग कर लेता है और फिर डिसाइड करता है कि अब लाइफ में क्या करना है.
आप समझ रहे हो कि मतलब इतना तो कर ही लेते हैं यार। इंजीनियरिंग तो कम से कम खत्म कर लेते हैं ताकि कुछ कुछ नौकरी लग जाए। तो इसके पीछे आई थिंक इनसाइट ये है कि हम ज्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे ना, हम पे ये प्रेशर रहता है कि जल्दी जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, घर पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, थोड़ा पैसा आने लग जाए। और उसके लिए हमारे देश में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्विकेस्ट वे इज इंजीनियरिंग। तो हम सब 12th करके घुस जाते हैं उस लाइन में कि चलो आईआईटी निकालना है, आईआईटी निकालना है, आईआईटी निकालना है। आईआईटी अगर नहीं निकला तो ठीक है, किसी ऐसा इधर उधर कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो लगता है चलो अब सबकी एक आईटी में जॉब लग जाती है। ठीक है, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, बस सत्यम, टेक महिंद्रा, ऐसे 5-6 कंपनी में लोग बैठ जाते हैं। और जब थोड़ा 20-25 हजार महीने के आने लगते हैं, 18 हजार, 17 हजार, लगता है चलो अब हम थोड़ा सेटल हो गए। अब हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक 23-24 साल के होने के बाद हम सोचते हैं चलो क्या करना था। अच्छा अच्छा, कॉमेडी, अच्छा एमबीए, यू नो, एवरीथिंग इज आफ्टर यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इंजीनियरिंग में कुछ खराबी है। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, बिकॉज वो तुमको सपोर्ट तो कर देता है कि चलो तेरी लाइफ सेट है बेटा, कुछ नहीं किया तो तेरे सीवी में तू इंजीनियर तो है, तू कोडिंग तो कर लेगा, तू C++, जावा, ऐसा कुछ तो प्रोग्रामिंग कर ही लेगा, तो तू भूखा नहीं मरेगा, तू अपना मैनेज कर लेगा। तो कर ले, पैशन फॉलो कर ले। तो आई थिंक ये रीजन है कि इतने सारे इंजीनियर कॉमेडी में भी आपको दिख रहे हैं आजकल। तो आपके जो फेलो इंजीनियर जो आपके साथ कॉमेडी में है वो है राहुल। नाउ ये हाँ, राहुल। रैंडम की जो शुरुआत आप लोगों ने करी, अभी इसके हम्म, पीछे क्या कहानी है? मतलब दो इंजीनियर्स हैं वो साथ में आए हैं, या दो एमबीए ग्रेड्स हैं वो साथ में आए हैं, हाँ या सब हाँ। रैंडम है इसमें? व्हाट रियली हैपेंड हियर? तो राहुल और मेरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राहुल और मेरा एक्चुअली पाथ ऐसे बहुत ही सिमिलर 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 हुआ। हम दोनों इंजीनियर हैं, हम दोनों ने 1-2 साल नौकरी की, फिर हम दोनों ने एमबीए किया, और फिर हम दोनों महिंद्रा में मैनेजमेंट ट्रेनी थे। ठीक है, तो कहानी हमारी महिंद्रा में शुरू हुई थी। तो मैं बॉम्बे ऐसा कुछ एक्टिंग कॉमेडी करने नहीं आया था, मैं महिंद्रा में जॉब करने आया था। महिंद्रा टावर्स में मैं नौकरी कर रहा था आराम से बैठ के, वही पीपीटी, वही एक्सेल, और लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। अच्छी तो क्या ही थी, बट ठीक है, पैसा वैसा बहुत अच्छा था, और मेरा एमबीए लाइक बहुत अच्छे कॉलेज से था, तो वो सब बहुत सॉर्टेड था। सडनली एक दिन मैं अपने एमबीए में ना थोड़ी बहुत कॉमेडी शुरू कर दी थी। और अच्छा। वो वाली कॉमेडी नहीं होती क्रिया, आपको पता होगा ऑफिस में या स्कूल में एक वो लड़का होता है कि कुछ भी फालतू का काम ऐसा कराना है तो इसको चढ़ा दो स्टेज पे कि हाँ हाँ। अरे अरे आज तो रोहित सर का बर्थडे है, चलो चलो कुछ करके दिखाओ। फिर एक लड़का जाता है, बोलता है देखो रोहित सर जब टीम से बात करते हैं ना तो ऐसे बात करते हैं, वो ताली ताली ताली। अच्छा, एचआर ऐसे बात करता है, अरे सेल्स टीम ऐसे बात करती है। और फिर तुम सीनियर लोगों की थोड़ी मिमिक्री करते हो तो बाकी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं कि अरे 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 क्या बात है, लड़का बहुत फनी है। तो वो सब मैं एमबीए में कर रहा था और महिंद्रा में भी कर रहा था। तो थोड़ा एचआर वेचआर को पता लग गया था कि ये लड़का स्टेज पे बकचोदी कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद एक दिन एक ऐसा फंक्शन था कुछ महिंद्रा में जो मैंने होस्ट किया। ठीक है, अच्छा। और हाँ, मैं स्टेज पे गया, मैंने होस्ट किया, मैंने बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत मतलब खुद की तारीफ कर रहे हैं, बट ठीक है, सही बात मतलब है। तो आप बहुत, अपने लेवल से अच्छा किया उस टाइम पे, या फिर ऑडियंस एंजॉयड इट रियली? ऑडियंस रियली एंजॉयड इट। मैं तो अपनी काम कर रहा था और बहुत सीनियर मैनेजमेंट और बड़े बड़े आनंद महिंद्रा लेवल के लोग बैठे थे ऑडियंस में, और उन्होंने कहा यार ये लड़का तो बहुत सही है। थोड़ी हलचल मच गई बेसिकली। अगले दिन राहुल अपने ऑफिस में है, और राहुल ने तब तक अपना थोड़ा बहुत कॉमेडी, ओपन माइक, ये सब शुरू कर दिया था। तो इस टाइप के काम वो बहुत करता था। ठीक है, तो वो अपने ऑफिस में आया और उसके ऑफिस में इस लड़के की बात हो रही है, नए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, कि अरे अरे राहुल तूने कल मिस कर दिया यार, वो लड़का वो गजब है यार, गजब है। तो राहुल ने कहा है ये क्या मतलब, एक इस जंगल में दूसरा शेर कौन आ गया, ऐसे कैसे। तो राहुल ढूंढता हुआ पहुंचा मेरे सीट पे, और मैं ऐसे ही बैठ के ये काम कर रहा था। और वो सीट पे आया और उसने बोला कि हाय तेरा नाम वरुण है। मैं बोला कि हाँ। तो बोला कि चल बाहर थोड़ा बात करना है तेरे से। मैंने कहा पता नहीं कौन है, क्या कर रहा है। तो मैं बाहर गया और उसने बोला कि तो ये अपना वो थोड़ा एमसी शेर और वो मुराद वाला सीन था। लाइक तेरे को क्या कर, मैं कराता हूँ ना, मतलब मैं साथ में कुछ करते क्या, अपन कुछ साथ में करते। मैं बोला नहीं नहीं, बहुत काम है, पीपीटी भेजना है, एक्सेल भेजना है, रिमाइंडर भेजना है। बोला, अरे छोड़ना यार, कुछ करते हैं। तो बेसिकली वहां से हम मिले और बहुत सारा कनेक्ट हो गया आपस में कि अरे दोनों इंजीनियर, अरे दोनों एमबीए, अरे दोनों फुटबॉल देखते हैं, अरे दोनों को मूवीज पसंद है और कुछ करना है, कुछ करना है। तो वहां से ये हम दोनों मिल गए, और उसके बाद हमने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, इसका नाम था यूट्यूब कॉमेडी हंट, जो हम जीत गए। तो उसके बाद थोड़ी पहचान बन गई, फिर एआईबी, फिर अपने चैनल, फिर यहाँ वहाँ वेब सीरीज, स्टैंड अप, तो ऐसे हुआ। कि आप उस समय से कर रहे हैं जब इट वाज नॉट अ फैड, यू नो व्हाट आई हम्म, मीन? अब तो या देयर आर मोर मेकर्स फॉर दिस कंटेंट,
पहले ऐसा नहीं था। I mean, मैं I have been a YouTube watcher very late in my life, तो मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो आपको कभी वो अनश्योरिटी नहीं हुई कि this is something that is not really caught on in India, बट ये मैं करने जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी जॉब सिक्योरिटी, मतलब कितना ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा ये, कभी ऐसा लगा? हाँ, बिल्कुल सही। इसमें मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। पहला है कि वैलिडेशन। ओके, वंस यू स्टार्ट गेटिंग वैलिडेशन ना, तो तुम्हें अपने डिसीजन पे थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाता है। यू नो व्हाट आई मीन? फॉर एग्जांपल, जब मैंने शुरू में हमने एआईबी स्केचेस वगैरह किए थे, जब रोड पे लोग रोकने लग गए, मुझे याद है एक हमने एआईबी डिमोनेटाइजेशन स्केच किया था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो एक एआईबी ने बनाया था डिमोनेटाइजेशन में, राहुल और मैं दोनों थे। और वो करके वो रिलीज हुआ और मैं ऑफिस से निकला था अपने, मैं तब बैंक में काम करता था फोर्ट में। फोर्ट से मैं निकला और वॉक कर रहा था और लोग ऐसे रोक रोक के बोल रहे, अरे अरे डिमोनेटाइजेशन, आप वो बैंक मैनेजर है उसमें? मैंने बोला हाँ हाँ मैं, हाँ वही हूँ। तो बोला अरे आपके साथ फोटो ले सकते हैं। तब ऐसा पहला शौक लगा कि ये क्या हो रहा है यार। when you start getting validation for your work, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं दूसरा कर रहे हैं। Your second point was the risk of leaving all this and doing this. That's a very practical decision. That comes with a lot of experience and wisdom in general in life. It was not an overnight decision. It was very much like ठीक है मेरे को ये छोड़ के करना है। So I took at least 1 or 2 years to plan everything. कि इतना सेविंग कर लो, अपने बॉस से बात करके। और ये सब थोड़ी बोरिंग बातें होती है, बट ये समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जोश में आके एक रात बोला कि कल से मैं पैशन खत्म, ये सब ऐसा नहीं था। आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स हो, स्टैंड अप करते हो, यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट बिकॉज स्टैंड अप हो नहीं पाएगा अभी, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो ऐसा कभी लगा कि लॉट ऑफ कंटेंट विल बी रेपिटेटिव, या फिर कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ योर हाउस? आई नो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप चर्निंग न्यू थिंग्स। आप राहुल के साथ मिलकर भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आप अलग से भी कर रहे हो, you're doing a lot of shows online. But don't you think that if people are fed with every now and then, because there's so much of competition and everything is online in one space, तो वो जरा सा unsettling हो जाएगा, क्योंकि सब कोई एक ही चीज कर रहे हैं, then you'll be like okay fine, there's nothing new in it. कभी ऐसा लगता है? Yeah, I totally agree with you, Priya. But that has been a filter that both Rahul and I can speak for myself, is where we've always tried to not do what everyone else is doing. But I'll start with what you said initially, where you were like, this has really impacted how everything worked. And the beauty of any artist has to be how he or she adapts to new situation. For example, when movies was one thing, and then YouTube came in, and all of us adapted to that. When I say us, I mean the artistic fraternity. And then when web series came, everyone adapted to that, and everyone started writing web series and releasing them. Similarly, this initially everyone thought कि ये छोटा सा 1 महीने का phase है, निकल जाएगा. But now everyone has realized कि fuck, this is not like, this is gonna be there. And so all of us have sort of adapted, and the audience has also adapted. Because a lot of Zoom shows or like videos recorded on Zoom, initially everyone was very hesitant कि ये खराब क्वालिटी, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे. But now people have also understood कि यार ये लोग नहीं शूट कर पा रहे बाहर जाके, तो यही मिलेगा, देख लेते हैं. So that is first. Now all of us have adapted and are trying to create things जो घर बैठे बैठे हो जाए. For example, in my case, I used to do a quizzing show, which was not a comedy show. I started a quizzing show in December last year, which was quizzing with comedians, where people used to come, and I used to have 3 of my comedian friends. The first show had Kanan Biswa Sumukhi, and the next one had Prashasti Ashish. So वो मैं करता था. But then all that वो सब shelve हो गया because of this pandemic. So I made an online version of that, and now it's really working. Because now with the online thing, people's availability is easier. Comedians are all like available because you just need 45 1 hour from their time. Audience can join from all over the place, which is great, right? But I totally agree with you that there is a point when you are like, यार ये सब लोग यही करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? And that is when your own individuality comes into play. वरुण, आपकी जो ब्रांड ऑफ कॉमेडी रही है, it's been very day to day. ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत ही ज्यादा profound बताने की कोशिश कर रहे हैं और you're payloading some ज्ञान which probably you have read from the books behind you. ऐसा कभी नहीं रहा है. I mean, you talk about मतलब चिकन 2 प्याजा में 2 प्याज क्यों नहीं है? So that is very, and that is funny, and people will think, okay, हमने तो कभी नहीं सोचा, it's like it's out there, but people don't think about it. तो आपको नहीं लगता कि हम घर में बंद हैं, तो ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं which are very normal, which are very day to day, and if
if you only pay attention, because it's all about creating that, or probably have a nuanced way of looking at things, क्योंकि आप इतना observe करते हैं कि आप वो अपनी comedy में ला पाते हैं. Yeah. So a lot of comedy is about observation and your own life. I don't know, at some point, maybe 5 years, 10 years later, as a comedian or as an artist, मैं शायद ऐसा बड़ी बातें कर पाऊंगा. But when it comes to my own stand-up comedy, just stand-up, okay? Then I just focus on कि मैंने क्या जिंदगी जी है और मेरे आसपास क्या हो रहा है. लिटरली मेरे 2 फर्स्ट स्टैंड अप वीडियोस, और पहला का नाम इंजीनियरिंग है, दूसरे का एमबीए, क्योंकि वो 2 चीज मैंने की है. तो पहले में इंजीनियरिंग की बात, दूसरे में एमबीए. और ये चिकन तो प्याजा वगैरह सब आसपास है यार. मैं क्यों बड़ी मैं ट्रम्प की बातें कैसे करूं? मैं नहीं जिया हूँ यूएस में. मैं आई एम नॉट केपेबल. मैं जब तक कुछ जिया नहीं है, कुछ देखा नहीं है, तो मैं कौन सा ऐसा उसके बारे में कॉमेडी करना शुरू कर दूं? But is it also because you are that kind of a person that you don't go for the floss and frills of things? Yeah. I mean, when I was telling Rahul about it, and I said, you know what, हमने तो already एक connection form कर लिया है. He spent years in Bokaro, and it's like, damn यार, he's got so many experiences that he actually finds connection हर जगह. तो इसके बारे में, क्योंकि आपने या तो travel उतना किया है, आप कई जगह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है, right? बहुत ज्यादा. And I can't, like, इस पे तो मैं 1 घंटा लाइव में बात कर सकता हूँ, but I'm just controlling myself. And I know Rahul keeps saying this कि साले तू सबके साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट कर लेता है. Because ये 2 चीजों से होती है. एक तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कि आप कहीं पैदा हुए या कहीं रहे, वो तो आपके कंट्रोल में था नहीं. और एक आपकी अपनी इच्छा होती है, जो आप खुद ट्रैवल करते हैं, लोगों से बात करते हैं. तो मेरा बचपन ईस्टर्न इंडिया, मैं पला बड़ा नॉर्थ इंडिया, इंजीनियरिंग साउथ इंडिया, और करियर वेस्ट इंडिया. तो मेरा इंडिया तो कवर्ड है. मतलब मेरा गांव पूर्वांचल में है, ईस्टर्न यूपी में, जैसे मैंने आपको बताया. बचपन जमशेदपुर, बोकारो, देवघर करके जगह है, जो आपको शायद पता होगी. वहां 1-2 साल रहा. फिर आरा बताया मैंने आपको, वहां कुछ साल. और फिर वहां से दिल्ली में इतने साल स्कूल, और फिर तमिलनाडु से बीटेक. तो थोड़ा वहां का कल्चर सीख लिया. वहां इट्स ऑल्सो अबाउट तुम जहां जा रहे हो वहां पे इमर्स हो रहे हो कि नहीं. क्योंकि ऐसे हम बहुत लोगों से मिलते हैं जो हर जगह जाते हैं, बट दिमाग में वो वहां है नहीं, वो अपने वहीं पे है. आप समझ रहे हो? जैसे बॉम्बे में बहुत लोग ऐसे मिले, उन्होंने क्या घटिया से, अरे यार दिल्ली बेटर है यार, अब ऐसे यार दिल्ली वापस जाना है. लाइक, अरे चले जाएगा यार, बट अभी बॉम्बे में है तो देख लेना यार यहाँ पे क्या है. तो वो एटीट्यूड होना चाहिए. फिर मैं वापस दिल्ली आया, दिल्ली से एमबीए किया. फिर बॉम्बे आया, तो मेरा पूरा इंडिया तो कवर्ड है. प्लस, लाइक यू सेड, व्हेन यू ट्रैवल टू प्लेसेस, it's not, if you live in an isolated capsule kind of a thing, तो तुम कुछ फिर नहीं सीख पाओगे. मुझे याद है ग्रिया, जब हम लोग इंजीनियरिंग में गए थे, तो 30% बैच नॉर्थ इंडियन था. और उसमें से कई ऐसे बच्चे थे जो 4 साल उन्होंने इंजीनियरिंग में सिर्फ इसमें बिता दिए, क्या घटिया खाना है यार, क्या भाषा समझ नहीं आ रही यार, अबे क्या बोलते रहते हैं यार, अबे क्या हर सुबह वही इडली वही डोसा है. आई एम लाइक, डूड, अभी तू है ना 4 साल, हाथ से खाते हैं यार, हाथ से खाते हैं. तू मत खा हाथ से, तू खा चम्मच से. वो ऐसे कैसे तुम एकदम एक अलग ही आइवरी टावर में बैठे हो कि नहीं भाई साहब, हम तो मालवीय नगर से बाहर निकलेंगे ही नहीं. ऐसे थोड़ी होता है. अच्छा, कुमार वरुण क्यों? Why not वरुण कुमार? What is the story behind that name? हाँ, ये दादाजी ने ऐसा क्यों किया मुझे भी एक्चुअली नहीं पता. क्योंकि बड़ा ही अजीब सा उन्होंने घर में नेमिंग टेम्पलेट बहुत ही अजीब कर दिया. तो एट सम जनरेशन वी हैव टू फिक्स दिस अपनी फैमिली को, क्योंकि बहुत ही अजीब नाम हो रहा है. दादाजी का नाम कैलाश पांडे था, और पापा का नाम अरुण कैलाश. तो ऑलरेडी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, राइट? कैलाश पांडे से अरुण कैलाश. तो पापा और चाचा का नाम अरुण कैलाश, तरुण कैलाश. तो इट्स लाइक, ठीक है, तो अरुण तरुण, तो अगला जो घर में बेटा है उसका नाम वरुण हो गया. बट ना तो वो वरुण कैलाश हुआ, ना वरुण पांडे हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, कुमार वरुण हो गया. अब मुझे ये, और मेरा छोटा भाई कुमार अंकुर हो गया. तो मतलब बचपन में तुम्हारा नाम रख दिया, तुमको क्या पता यार. बाद में बड़े होकर रियलाइज हुआ कि अबे यार, ये तो एट समवन हैज टू फिक्स दिस एट सम पॉइंट.